तो आज हम करने वाले हैं इस 5000 एमसीक्यू एमपीजीके की सीरीज में पार्ट 6 करेंगे। और पार्ट 6 में दोस्तों आज हम करने वाले हैं कंप्लीट आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन। और दोस्तों आप सभी को पता है कि आपके एमपीपीएससी हो या आपके एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल या आपके एमपीएसआई, इन सभी एग्ज़ाम के लिए अगर हम देखें तो ये आपकी सीरीज़ एक बेनिफिशियल सीरीज़ होने वाली है। और आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चन अगर हम देखें तो एमपीपीएससी में आप देखते हैं कि हर वर्ष आपके हिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, जो कि आपके एमपी जीके से अगर हम बात करें, एमपी हिस्ट्री से अगर हम बात करें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। लास्ट तक सभी क्वेश्चंस को आप सभी खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, कितने क्वेश्चन आप सभी करेक्ट कर पा रहे हैं। दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करके आप कंप्लीट प्लेलिस्ट एक बार वॉच कर लीजिए। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने का विद आपके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको कराए जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो आपका है सांची, सांची का प्राचीन नाम इनमें से क्या था। और ये अगर हम देखें तो आपके एमपीपीएससी, अगर आपने एमपीपीएससी का 2020 का अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो 2020 के एमपीपीएससी में ये हुबहू क्वेश्चन आपके पूछा गया था। तो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए तो आप सभी को याद रखना है इसका नाम है काकनाद। ठीक है, सांची का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, काकनाद भी था आपके सांची का प्राचीन नाम। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों मंदसौर, मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था, तो आप सभी याद रखिएगा दोस्तों मंदसौर का प्राचीन नाम था आपके दशपुर भी बोलते थे। दोस्तों मंदसौर को प्राचीन नाम अगर हम देखें दशपुर भी बोलते थे। दोस्तों अगर आपके पचमढ़ी आपसे पूछा जाए पचमढ़ी का प्राचीन नाम क्या था, तो दोस्तों याद रखिएगा पांचालगढ़ भी बोला जाता था। पचमढ़ी को किस नाम से जानते थे, पांचालगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों एक आपसे और भी पूछ सकता है आपके दमोह, दमोह का अगर हम देखें आपके प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों याद रखिएगा दमोह का प्राचीन नाम जिसे हम टुंडीकर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी प्राचीन नाम आप सभी याद रखिएगा और इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काकनाद। ठीक है, अगला प्रश्न कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, पर थोड़ा सा आप सभी को इस प्रश्न को आपको यहाँ पे प्राचीन नाम और वर्तमान नाम बताना है कि क्या आपका दिए गए ऑप्शंस में से कौन कौन से आपके करेक्ट हैं। ठीक है, कौन कौन से आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन भी आप सभी देख लीजिएगा और क्वेश्चन आप सभी देख लीजिए। जैसे देखेंगे आप सभी कि आप सभी को पता है कि सादियाबाद, सादियाबाद का अगर हम देखें सादियाबाद का आपका क्या हो जाएगा, देखिए मयूरवन, मयूरवन अगर हम देखें तो मयूरवन का हो जाएगा मुरैना होना चाहिए और सादियाबाद का मांडू होना चाहिए। तो ये दोनों तो आपके गलत हो गए, तो फर्स्ट एंड सेकंड वाला तो होगा नहीं। ठीक है, केवल फर्स्ट भी नहीं होगा, केवल थर्ड अगर हम देखें भेलनगर, भेलसा नगर, भेलसा नगर हम अगर हम देखें तो भेलसा नगर अगर हम देखें इसका जो प्राचीन नाम विदिशा का प्राचीन नाम है। भेलसा नगर जो है ना दोस्तों विदिशा का प्राचीन नाम है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दिलीप नगर अगर हम देखें दोस्तों दतिया का प्राचीन नाम है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है आपका। तो आपका जो राइट आंसर होगा ना आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। थर्ड एंड फोर आपके बिल्कुल करेक्ट है। और फर्स्ट एंड सेकंड में मैंने आपको बताया कि सादियाबाद का मांडू होना चाहिए और मयूरवन का मुरैना होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, मांडू का पुराना नाम क्या है, आप सभी को यहाँ पे बताना है कि मांडू का पुराना नाम क्या है दिए गए ऑप्शंस में से। तो अभी मैंने आप सभी को बताया कि मांडू का पुराना नाम जिसे आप सादियाबाद के नाम से भी जानते थे। ठीक है, मांडू का पुराना नाम जिसे आप शादियाबाद के भी नाम से जानते थे, ये आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कीजिएगा, कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। वर्तमान नाम दिए गए हैं और प्राचीन नाम दिए गए हैं और बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। बुरहानपुर, बुरहानपुर का प्राचीन नाम अगर हम देखें तो खानदेश, बिल्कुल करेक्ट है आपका, कोई भी गलती नहीं है। एरण, एरण का अगर हम देखें, एरण जो है ना आपके वर्तमान नाम अगर हम देखें क्या है, वर्तमान नाम अगर हम देखें तो आपके वर्तमान नाम आपसे पूछा गया, वर्तमान नाम और यहाँ पे प्राचीन नाम, इन दोनों को आपको बताना है। पर अगर आप देखेंगे एरण सभोग नगर तो बिल्कुल करेक्ट है, कटनी मुड़वारा बिल्कुल राइट है, पर शिवपुरी तुंडीकर नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि तुंडीकर किसका है, दमोह का है। तुंडीकर किसका है, दमोह का है। शिवपुरी का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए तो शिवपुरी का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है अनलपुर होगा। ठीक है, आपको याद रखना है अनलपुर होगा शिवपुरी का प्राचीन नाम। ठीक है, अगला प्रश्न कीजिएगा, मुड़वारा किसका प्राचीन नाम है दिए गए ऑप्शंस में से। मुड़वारा किसका प्राचीन नाम है दिए गए ऑप्शंस में से। तो आप सभी याद रखिएगा दोस्तों कटनी, कटनी का अगर हम देखें प्राचीन नाम है आपके मुड़वारा, कटनी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, मुड़वारा। ठीक है, नेक्स्ट है
भीमबेटका की खोज किसने की है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है भीमबेटका की खोज किसने की है। और ये भी आपका 2020 का एमपीपीएससी प्री का क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई। तो आप सभी याद रखिएगा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा अगर हम देखें तो भीमबेटका की खोज की गई थी। किसके द्वारा? विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा। ठीक है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के निकट भीमबेटका की गुफाएं जो हैं आपकी स्थित हैं, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं आपके भीमबेटका से। किसके साक्ष्य मिलते हैं? पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं भीमबेटका से। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन सी। भीमबेटका की खोज किसने की? विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है भीमबेटका की खोज किस वर्ष की गई? दोस्तों आप सभी से वर्ष पूछा गया है कि भीमबेटका की खोज जो है ना आपके किस वर्ष की गई है। देखिए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो करेक्ट है आप सभी का 1957 में। दोस्तों 1957 में भीमबेटका की जो खोज है ना आपके किसके द्वारा की गई? विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा की गई। कब की गई? तो आपको याद रखना 1957 में। नर्मदा घाटी क्षेत्र के पुरातत्वविद इनमें से कौन है? नर्मदा घाटी क्षेत्र के पुरातत्वविद इनमें से कौन है आपके दिए गए ऑप्शंस में से? दोस्तों नर्मदा घाटी क्षेत्र के पुरातत्वविद अगर आपसे पूछा जाए तो आप सभी को याद रखना है, दोनों ही आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आरवी जोशी एंड आपके देखें तो एचडी संकालिया, जो नर्मदा घाटी क्षेत्र के पुरातत्वविद हैं आपके प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट अगर हम देखें तो हैं आपके नर्मदा घाटी क्षेत्र के आरवी जोशी और एचडी संकालिया। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सोन घाटी क्षेत्र के कौन है, तो आपको याद रखना है निसार अहमद और जीआर शर्मा। निसार अहमद और जीआर शर्मा सोन घाटी क्षेत्र के आर्कियोलॉजिस्ट हैं। चंबल घाटी क्षेत्र के अगर आपसे पूछा जाए तो विष्णु वाकणकर और एचवी त्रिवेदी हैं। कौन है? विष्णु वाकणकर और एचवी त्रिवेदी हैं आपके दोस्तों चंबल घाटी क्षेत्र के। अगला प्रश्न कीजिएगा, निम्न खोजकर्ता और संबंधित स्थल में असंबद्ध बताना है कि कौन सा आपके इनमें से गलत है। दोस्तों कौन सा इनमें से आपके गलत है ये आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो आप सभी को मैंने बताया कि विष्णु वाकणकर भीमबेटका बिल्कुल करेक्ट है आपका 1957। ठीक है। एचडी शंकालिया जिन्होंने खरगोन में नवदा टोली की खोज की थी, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एचवी त्रिवेदी ने अगर हम देखें तो मंदसौर में आवरा की खोज की थी, आपके बिल्कुल करेक्ट है। पर आरवी जोशी सांची नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आरवी जोशी ने होशंगाबाद जिले में अगर हम देखें तो आदमगढ़ की खोज की थी। आरवी जोशी सांची अगर हम देखें तो नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल आपका यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि खरगोन जिले में स्थित ताम्रपाषाण कालीन स्थल नवदा टोली की खोज किसने की थी। तो अभी मैंने आपको डिटेल में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दी कि खरगोन जिले में स्थित जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है नवदा टोली की खोज किसके द्वारा की गई। तो आप सभी याद रखिएगा एचडी शंकालिया के द्वारा की गई इसकी खोज। हाल ही में किस नदी के किनारे प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं? हाल ही में किस नदी के किनारे प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं? ये जिला है आपका दोस्तों नरसिंहपुर जिले के करेली में अगर हम देखें शक्कर नदी के किनारे प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। तो आप सभी को याद रखना है नरसिंहपुर जिला, और अगर हम देखें तो शक्कर नदी। ठीक है, आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है मध्यपाषाण काल से संबंधित पशुपालन के साक्ष्य जो हैं आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्यपाषाण कालीन से संबंधित पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों आप सभी याद रखिएगा पशुपालन के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ना आपके, वो आदमगढ़ होशंगाबाद जिले से ही प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़ होशंगाबाद जिले से ही प्राप्त हुए हैं इनके साक्ष्य। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग ने मध्य प्रदेश के किस नगर को ऊ से एन ना के नाम से अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है? किस नाम से? ऊ से एन ना के नाम से अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है किसने? चीनी यात्री हेनसांग ने। दोस्तों आप सभी से एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में हेनसांग ने भारतवर्ष की यात्रा की थी। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों हेनसांग ने हर्ष के शासनकाल में भारतवर्ष की यात्रा की थी, और इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और इसने उज्जैन शहर को अपनी पुस्तकों में अगर हम देखें पुस्तक में ऊ से एन ना और खजुराहो को चीची टो के नाम से अगर हम देखें तो इसने आपके उल्लेख किया है। चीची टो के नाम से इसने उल्लेख किया है खजुराहो को। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं?
ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य जो हैं दोस्तों किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश में। तो आप सभी याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी स्थान अगर हम देखें, जहाँ से आपके ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे कायथा की अगर हम बात करें, तो कायथा आपके उज्जैन, ठीक है। एरण की अगर हम बात करें, एरण आपका हो जाएगा सागर, और डांग वाला भी अगर हम देखें तो डांग वाला भी आपके कहाँ? उज्जैन। डांग वाला भी अगर हम देखें तो उज्जैन। तो आप सभी का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी। अगला प्रश्न है, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, किसने कहा था आपके? मांडू विजय जो है ये दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसके द्वारा कहा गया था? दोस्तों याद रखिएगा आप सभी, यह अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया था। अमीर खुसरो को अगर हम देखें, एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद भी कहा जाता है। और अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा है। तो ऐसा भी प्रश्न दोस्तों बन सकता है कि 8 सुल्तानों का काल किसने देखा है? तो आप सभी याद रखिएगा, अमीर खुसरो ने देखा है। और अमीर खुसरो को अगर हम देखें तो तबला या कबाली इनका जनक कहा जाता है दोस्तों। अमीर खुसरो को तबला या कबाली का जनक कहा जाता है, ये भी आप सभी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित गुप्तकालीन मंदिर इनमें से कौन कौन से हैं? ऑप्शन एक बार देख लीजिएगा आप सभी, मध्य प्रदेश में स्थित गुप्तकालीन मंदिर इनमें से कौन कौन से हैं दिए गए ऑप्शंस में से। दोस्तों आप सभी शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर जरूर किया करें, जिससे इसी तरह से सीरीज आपको मिलती रहे। तो मध्य प्रदेश में स्थित गुप्तकालीन मंदिर अगर हम देखें तो ये सभी हो जाएंगे। नचना कुठार मंदिर अगर हम देखें कहाँ स्थित है? पन्ना जिले के अंतर्गत आता है। एरण विष्णु मंदिर अगर हम देखें तो सागर जिला हो जाएगा। शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर जो कि आपके सतना जिले में स्थित है। और तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि कटनी के अंतर्गत आता है, आपके कटनी जिले में अगर हम देखें तो स्थित है तिगवा का विष्णु मंदिर। तो ये सभी अगर हम देखें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नचना कुठार का मंदिर किससे संबंधित है? किस देवी देवता से संबंधित है नचना कुठार का मंदिर? किस देवी देवता से संबंधित है दोस्तों नचना कुठार का मंदिर? तो कहाँ पर स्थित है आप सभी? सबसे पहले आपको बताया गया कि ये एक तरह से अगर हम देखें पन्ना जिले में स्थित है, ठीक है। पन्ना जिले में गुन्नौरगंज के समीप नचना कुठार मंदिर स्थित है। और अगर हम देखें तो ये देवी पार्वती का मंदिर है आपके। जनरल कनिंघम के अनुसार यह देवी पार्वती का मंदिर है। किसके अनुसार? जनरल कनिंघम के अनुसार यह देवी पार्वती का मंदिर है, आपके नचना कुठार का मंदिर, ठीक है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन भूमरा का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? गुप्तकालीन भूमरा का शिव मंदिर जो है आपके किस जिले में स्थित है? दिए गए ऑप्शंस में से आप सभी को बताना है। और अगर हम देखें, ये पाषाण निर्मित एक मुखी शिवलिंग मंदिर है आपका भूमरा का शिव मंदिर, जो कि आपके कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सतना जिले में स्थित है। सतना जिले में भूमरा नामक स्थान में अगर हम देखें तो पाषाण निर्मित एक मुखी शिवलिंग मंदिर जो कि आपके यहाँ जाना जाता है, और सतना जिले में आपके देखें तो स्थित है। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आप सभी याद रखिएगा, तिगवा का विष्णु मंदिर जो है कटनी जिले में एक तिगवा नामक स्थान पड़ता है। और यहीं पर अगर हम देखें कटनी जिला होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कटनी में अगर हम देखें तिगवा नामक स्थान पर आपके तिगवा का विष्णु मंदिर जो है आपके स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश में सती प्रथा के साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सती प्रथा के साक्ष्य अगर हम देखें दोस्तों तो सागर जिले के एरण से। कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? सागर जिले के एरण से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हूण आक्रमण में भानुगुप्त का जो सेनापति था, क्या नाम था जिसका? गोपराज जो है आपके मारा गया था। और इसके उपरांत क्या हुआ था? इसके उपरांत इसकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी के सती होने के साक्ष्य जो है ना यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो ये एरण अगर हम देखें कहाँ पर स्थित है? एरण अगर हम देखें तो आपके सागर हो जाएगा, ठीक है। अब सभी का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न कीजिएगा, निम्न में से कौन सा तुमैन अभिलेख से संबंधित नहीं है? तुमैन अभिलेख से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तुमैन अभिलेख से संबंधित कौन सा नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? दोस्तों अशोकनगर जिले में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट, कोई भी गलती नहीं है। इस अभिलेख में अगर हम देखें तो राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं है। इस अभिलेख में कुमारगुप्त के शासन की जानकारी प्राप्त होती है, बिल्कुल राइट है आपके सभी ऑप्शन। बट अगर हम देखें सी ऑप्शन, रेशम बुनकर श्रेणी के अंतर्गत आता है तुमैन अभिलेख,
बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। रेशम बुनकर श्रेणी के अंतर्गत तुमैन अभिलेख नहीं आता है, ठीक है। रेशम बुनकर श्रेणी के अंतर्गत तुमैन अभिलेख नहीं आता है, ये आप सभी को यहाँ पे याद रखना है। सी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन सुपिया अभिलेख जो है आपके कहाँ पर स्थित है? सुपिया अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है आपका सुपिया अभिलेख? तो यह अभिलेख दोस्तों रीवा जिले के सुपिया नामक स्थान से मिला है और इसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है तथा गुप्त वंश को ही अगर हम देखें तो यहाँ पे घटोत्कच वंश कहा गया है। गुप्त वंश को ही क्या कहा गया है? घटोत्कच वंश कहा गया। और यह अभिलेख जो है ना आपके दोस्तों रीवा जिले के सुपिया नामक स्थान से मिला है आपके दोस्तों सुपिया अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जरा अभिलेख जो है आपके किस जिले में है? आपके गुर्जरा अभिलेख किस जिले से संबंधित है आपका? और एक प्रश्न दोस्तों आपका ये भी बनता है कि अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी जो है किस अभिलेख में मिलता है? तो ये भी आप सभी को याद रखना है दोस्तों। गुर्जरा अभिलेख में ही अगर हम देखें तो अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। और यह जो अभिलेख है आपका दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो दतिया जिले में स्थित है दोस्तों। दतिया जिले में स्थित है आपका गुर्जरा अभिलेख। कहाँ पर स्थित है? दतिया जिले में स्थित है दोस्तों गुर्जरा अभिलेख, ठीक है। अगला प्रश्न कीजिएगा, चौथी शताब्दी में अशोक का गवर्नर कौन था आपके? चौथी शताब्दी में अशोक का गवर्नर कौन था दोस्तों आपके? एक प्रश्न आपका दोस्तों ये बनता है कि अशोक जो है आपके कहाँ का राज्यपाल था? दोस्तों चौथी शताब्दी में जो अशोक था ना आपके अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का था आपके दोस्तों? अवंती का राज्यपाल था। तो आप सभी याद रखिएगा, अवंती करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अशोक ने ही श्रीदेवी के कहने पर सांची स्तूप व वैश्य टेकरी का निर्माण कराया था। दोस्तों वैश्य टेकरी कहाँ पे? उज्जैन पे। और इन्होंने ही आपके सांची स्तूप का भी निर्माण कराया था आपके, ठीक है। अशोक का जो विवाह है ना विदिशा नगर सेठ की जो पुत्री थी महादेवी या श्रीदेवी, इनसे आपके देखें तो इनका विवाह हुआ था। तो आप सभी याद रखिएगा, चौथी शताब्दी में जो अशोक था ना आपके वो अवंती का गवर्नर था। किसका था? अवंती का गवर्नर था आपके। सांची स्तूप को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया है? सांची स्तूप को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया है दोस्तों? तो आप सभी याद रखिएगा, सबसे पहले किया गया था खजुराहो को। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले किसे किया गया, तो 1986 में दोस्तों किया गया था खजुराहो को। और उसके बाद किया गया था 1989 में आपके दोस्तों सांची स्तूप को किया गया था। 1989 में विश्व विरासत में शामिल सांची स्तूप का निर्माण अगर हम देखें अशोक ने श्रीदेवी के कहने पर कराया था आपके। और 1818 में अगर हम देखें तो इसकी खोज की गई थी आपके सांची की। किसके द्वारा की गई थी? अभी आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो आप सभी याद रखिएगा कि विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? 1989 में किया गया। अगला प्रश्न है कि सांची स्तूप की खोज किसने की थी? सांची स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों याद रखिएगा, सांची स्तूप की खोज जो है ना आपको किसके द्वारा की गई? तो आप सभी याद रखिएगा, जनरल टेलर के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? जनरल टेलर के द्वारा की गई थी सांची स्तूप की खोज, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के दसपुर क्षेत्र में किस वंश का शासन मिलता है आपके? मध्य प्रदेश के दसपुर क्षेत्र में किस वंश का शासन मिलता है? औलिकर वंश, परिवाज्रक वंश, राष्ट्रकूट वंश या नागवंश? तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये आपके हम मध्य प्रदेश के इतिहास से कर रहे हैं, ठीक है। दसपुर क्षेत्र में किस वंश का शासन था? तो आप सभी याद रखिएगा दोस्तों, औलिकर वंश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और औलिकर वंश अगर हम देखें तो ये मध्य प्रदेश का जो वर्तमान में मंदसौर क्षेत्र है ना, मंदसौर क्षेत्र से संबंधित है आपका दोस्तों औलिकर वंश, ठीक है। औलिकर वंश की राजधानी अगर हम देखें दोस्तों क्या थी? तो दसपुर थी। औलिकर वंश की राजधानी क्या थी? दसपुर थी। और औलिकर वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए तो औलिकर वंश के संस्थापक थे जयवर्मन। कौन थे दोस्तों? औलिकर वंश के संस्थापक थे आपके जयवर्मन, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक जो है इंडिका में प्रिनास किस नदी को कहा था आपके? प्रिनास नदी किस नदी को कहा था दोस्तों मेगास्थनीज ने? मेगास्थनीज की जो पुस्तक है आपके इंडिका। तो एक तो प्रश्न आपका यहीं से बन सकता है कि इंडिका जो है किसकी पुस्तक है? तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। और मेगास्थनीज जो है ना दोस्तों एक यूनान क्षेत्र का यात्री था दोस्तों। किस क्षेत्र का? यूनान क्षेत्र का यात्री था आपके मेगास्थनीज। इसकी पुस्तक थी आपके इंडिका। और इंडिका में किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और इसने आपके तमसा या टोन्स को अगर हम देखें तो प्रिनास नदी कहा था आपके दोस्तों। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में प्रिनास किस नदी को कहा था? तमस या टोन्स को कहा था। दोस्तों ये प्रश्न हमने अभी किया है
इससे रिलेटेड जो हमने एक क्वेश्चन किया था, इसीलिए मैंने वहाँ पे इसका डिटेल्ड एनालिसिस नहीं बताया था आपको। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? और ये दोस्तों आपके एमपीपीएससी का 2019 का प्रश्न आप सभी के सामने है। तो रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा दशपुर अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है दोस्तों? दशपुर अभिलेख से प्राप्त होती है अगर हम देखें रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी। और इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है, और अगर हम देखें तो विक्रम तिथि भी अगर हम देखें तो उल्लेखित की गई है आपके। तो सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख अगर हम देखें इसी अभिलेख में मिलता है, जो दशपुर और मंदसौर अभिलेख है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कालिदास की रचना मालविकाग्नि मित्रम में किस वंश की जानकारी मिलती है? कालिदास की रचना मालविकाग्नि मित्रम में किस वंश की जानकारी मिलती है? शुंग वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश या सातवाहन वंश? दोस्तों याद रखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे तो शुंग वंश की आपकी जानकारी मिलती है। और आपसे पूछा जा सकता है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपसे भी याद रखिएगा, शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने ही अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से विदिशा में स्थलांतरित की थी। ठीक है, और शुंग वंश की जानकारी जो है कालिदास की पहली रचना मालविकाग्नि मित्रम से मिलती है। ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम से अगर हम देखें तो इसकी जानकारी मिलती है। और कालिदास की जो रचना है मालविकाग्नि मित्रम, इसमें अग्निमित्र व मालविका का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? अग्निमित्र व मालविका का वर्णन अगर हम देखें तो इसमें देखने को मिलता है आपके। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जो रेवा का युद्ध हुआ था किसके मध्य हुआ था आपके? रेवा का जो युद्ध हुआ था किसके मध्य हुआ था? ये आप सभी से पूछा गया है। दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में रेवा का युद्ध जो है ना किसके मध्य हुआ था? तो आप सभी याद रखिएगा, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुआ था। और पुलकेशिन जो सेकंड थे ना, इन्होंने ही हर्ष को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। दोस्तों ये भी आपसे प्रश्न एक यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराकर परमेश्वर की उपाधि अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके धारण की थी। और चीनी यात्री जो हेनसांग था, हेनसांग के अनुसार अगर हम देखें पुलकेशिन सेकंड ने ही हर्ष को नर्मदा नदी पार करने से रोका था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सभी याद रखिएगा। तो रेवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच अगर हम देखें तो यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब यात्री सुलेमान ने मध्य प्रदेश की यात्रा किस शासक के दौरान की थी आपके? अरब यात्री जो था सुलेमान, जिसने आपके मध्य प्रदेश की यात्रा किस शासक के दौरान की थी? तो दोस्तों आप सभी याद रखिएगा, मिहिर भोज अगर हम देखें तो आपका करेक्ट आंसर है। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो मिहिर भोज थे, मिहिर भोज का उल्लेख ग्वालियर में मिलता है आपके। ग्वालियर में जो सागर ताल अभिलेख है इसमें अगर हम देखें तो इसका उल्लेख मिलता है। और मिहिर भोज के समय अरबी यात्री जो था सुलेमान जो है आपके मध्य प्रदेश में आया था आपके। तो मिहिर भोज आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अमरकंटक का कर्ण मंदिर जो है किस शासक ने बनाया था? अमरकंटक का कर्ण मंदिर जो है आपके किस शासक ने बनाया था आपकी? ये आपको याद रखना है। दोस्तों याद रखिएगा, अमरकंटक का जो कर्ण मंदिर है ना, कर्ण मंदिर जो है आपके दोस्तों लक्ष्मी कर्ण ने बनाया था। किसने बनाया था आपके दोस्तों? लक्ष्मी कर्ण ने बनाया था। और ये कलचुरी वंश के सबसे प्रतापी राजा जो थे आपके कर्ण थे, जिन्हें लक्ष्मी कर्ण के नाम से भी जाना जाता था। और इन्होंने ही अगर हम देखें तो अमरकंटक में कर्ण मंदिर का आपके निर्माण कराया था आपके। ठीक है, और अगर हम देखें इन्होंने ही कलिंग पर विजय प्राप्त कर त्रिकसिंगापति की उपाधि धारण की थी आपकी। किसकी उपाधि? त्रिकसिंगापति की उपाधि धारण की थी। और राजा भोज की मृत्यु भी अगर हम देखें तो लक्ष्मी कर्ण के आक्रमण के कारण भी हुई थी आपके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजा भोज की जो मृत्यु है किसके आक्रमण के कारण हुई थी? तो लक्ष्मी कर्ण, जिन्हें आप देखें तो कर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हीं के कारण अगर हम देखें तो इनकी मृत्यु हुई थी आपके। ठीक है, अगला प्रश्न कीजिएगा, इनमें से कौन राजा भोज के दरबार में शामिल थे? राजा भोज के दरबार में इनमें से कौन शामिल थे आपके दिए गए ऑप्शंस में से? करेक्ट है आप सभी का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी शामिल थे आपके। राजा भोज स्वयं एक कवि थे और उन्होंने अपने दरबार में लगभग 500 दरबारियों को आश्रय दिया था। और इसने इनके प्रमुख दरबारी भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र और धनपाल का नाम आता है। तो अगर हम देखें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा भोज के किस कवि ने तिलक मंजरी ग्रंथ की रचना की थी? तिलक मंजरी ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, धनपाल के द्वारा की गई थी। तिलक मंजरी ग्रंथ जो है ना, इनमें से कवि जो धनपाल थे ना, इन्होंने बाद में जैन धर्म अपना लिया था और तिलक मंजरी ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है आपका, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था?
कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो राजा गंड के पुत्र थे विद्याधर। विद्याधर ने ही अगर हम देखें तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था, और ये खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर हम देखें कंदरिया महादेव मंदिर, किसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था दोस्तों? याद रखिएगा, विद्याधर के द्वारा आपके निर्माण कराया गया था कंदरिया महादेव मंदिर का। तो आप सभी राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कीजिएगा, राजा भोज के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन मंदिर का निर्माण कराया था, बिल्कुल करेक्ट है आपका। त्रिभुवन मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था चित्तौड़गढ़ में, राजा भोज ने। राजा भोज ने कल्चरी वंश के गांगेय देव को हराया था, बिल्कुल करेक्ट है आपका, गांगेय देव को इन्होंने हराया था। राजा भोज ने अपने ग्रंथों में जहाज और विमान निर्माण का उल्लेख किया है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। पर अगर हम देखें, राजा भोज अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। अगर हम देखें, ये आपका यहाँ पे देखें तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। राजा भोज अगर हम देखें अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, ये अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका सही नहीं है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है दिए गए ऑप्शंस में से। अगला प्रश्न है कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे दिए गए ऑप्शंस में से? चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे आपके दिए गए ऑप्शंस में से? दोस्तों चंदेल वंश 9वीं शताब्दी में ननुक ने अगर हम देखें तो चंदेल वंश की स्थापना की थी। ननुक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी, और चंदेल शासक जय शक्ति के नाम पर इस वंश को जिजाक भुक्ति भी कहा जाता है। दोस्तों जय शक्ति के नाम पर इस वंश को जिजाक भुक्ति भी कहा जाता है। और चंदेल वंश की पहली राजधानी जो थी वो थी खजुराहो, और कालांतर में जो राजधानी फिर थे आपके बनाई गई थी दोस्तों, वो आपके बनाई गई थी कलिंजर। क्या बनाई गई थी? कलिंजर बनाई गई थी दोस्तों, पर जो पहली राजधानी थी वो थी आपके खजुराहो, ठीक है। तो ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आल्हा उदल किसके सेनापति थे? परमार शासक के, चंदेल शासक के, प्रतिहार या राष्ट्रकूट? किसके सेनापति थे आल्हा उदल? आल्हा उदल जो थे ना दोस्तों आपके चंदेल शासक परमार्दी देव के सेनापति थे। किसके थे? चंदेल शासक परमार्दी देव के सेनापति थे आल्हा उदल। और इन्होंने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े, जिनका वर्णन अगर हम देखें तो आल्हा गायन में किया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सभी के लिए यहाँ पे हो जाता है। और आल्हा उदल को शारदा माता जो मैहर में इनके अगर हम देखें तो अमरता का वरदान प्राप्त है आपके, इनका जो है अमरता का वरदान प्राप्त है आल्हा उदल को। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह जब आपके शारदा माता मंदिर में अगर हम देखें, जब उनका एक तरह से पट जो है खोला जाता है तो पहले से ही पूजा की जाती है, पहले से पूजा वहाँ पे हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि सुबह सुबह इनके द्वारा यहाँ पे पूजा की जाती है। तो क्योंकि आपके जो शारदा माता है, इनका अमरता का वरदान प्राप्त था आल्हा उदल को, ठीक है। तो आप सभी का बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि धंगदेव किस वंश के शासक थे? दोस्तों धंगदेव की अगर हम बात करें किस वंश के शासक थे, तो ये भी अगर हम देखें जिजाक भुक्ति के चंदेल वंश के ही शासक थे। धंगदेव जो थे जिजाक भुक्ति के चंदेल वंश के ही शासक थे, और इन्होंने 950 से 999 तक अगर हम देखें 950 से 999 तक इन्होंने शासन किया था आपके। और चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता कहा जाता है अगर हम देखें धंगदेव को। किसे? धंगदेव को चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता कहा जाता है आपके। तो जिजाक भुक्ति के चंदेल वंश के शासक थे दोस्तों धंगदेव, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सभी याद रखिएगा। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस शासक के दौरान मध्य प्रदेश आया था आपके? यूनानी राजदूत जो था हेलियोडोरस किस शासक के दौरान मध्य प्रदेश आया? पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, देवभूति या भागमित्र? तो किसके शासनकाल के दौरान आया था दोस्तों? राजा भाग या भागमित्र के समय यूनानी राजदूत जो था हेलियोडोरस जो है आपके आया था, ठीक है। और हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुण स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसने भागवत धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। जिससे क्या मिलता है दोस्तों? भागवत धर्म के साक्ष्य मिलते हैं, जो वैष्णव धर्म है इसके साक्ष्य मिलते हैं आपके, ठीक है। तो आप सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस शासक के दौरान मध्य प्रदेश आया था? तो भागमित्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विदिशा का गरुण स्तंभ जो है किस धर्म के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों? विदिशा के गरुण स्तंभ से किस धर्म के साक्ष्य मिलते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि हेलियोडोरस ने विदिशा में जो गरुण स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिससे भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। जिससे क्या मिलता है दोस्तों? भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। और वर्तमान में ये गरुण स्तंभ जो है खंभा बाबा या खाम बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। खंभा बाबा या खाम बाबा के नाम से जो ये आपके गरुण स्तंभ जो है आपके प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है चंड प्रतोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे आपके दोस्तों? ये अगर हम देखें आप सभी के सामने
एमपीपीएससी का 2019 का प्रश्न आप सभी के सामने है कि चंड प्रदोत जो है किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? किसके थे? अवंती या उज्जैन? अवंती या उज्जैन के राजा थे। किसके समकालीन थे अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों? ये बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। और चंड प्रदोत के जो पुत्र थे पालक ने कौशाम्बी को अपने राज्य में मिला लिया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको सिर्फ 2 फैक्ट याद रखने की, किसके समकालीन थे? बुद्ध के समकालीन थे। और ये आपके अवंती उज्जैन के राजा थे आपके चंड प्रदोत, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर मगध वंश के शासकों का आधिपत्य था? मगध वंश के शासकों का आधिपत्य किस क्षेत्र पर था आपके? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या निमाड़? तो पुराणों में इसे मेघवंश या मगवंश कहा जाता है और पहले इस वंश का शासन जो है ना दोस्तों आपके बघेलखंड में था, फिर कौशाम्बी तक विस्तृत हुआ। तो अगर हम देखें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बघेलखंड। बघेलखंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मगवंश के सिक्के तथा अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको याद रखना है कि हमें ये बांधवगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और मगवंश की जो प्रारंभिक राजधानी क्या थी अगर आपसे पूछा जाए, तो आप सभी को याद रखना है कि मगवंश की प्रारंभिक राजधानी थी बांधवगढ़, ठीक है। और बघेलखंड का मगवंश जो है, जहाँ पे अगर हम देखें इसके शासक कौन कौन से थे, जैसे भीमसेन, भद्रमग, शिवमग, ये अगर हम देखें तो प्रमुख शासक आपके देखने को मिलते हैं इस वंश के, ठीक है। तो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप सभी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, मध्य प्रदेश के किस जिले में बोधि वंश के शासन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? बोधि वंश के शासन के प्रमाण अगर हम देखें तो कहाँ प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो आप सभी याद रखिएगा, बोधि वंश मध्य प्रदेश में जो बोधि वंश का साक्ष्य हो त्रिपुरी जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। और जबलपुर का जो बोधि वंश है, त्रिपुरी के इस वंश के 4 राजाओं के सिक्के मिले हैं, जिनमें नाम आता है श्रीबोधि, वसुबोधि, चंद्रबोधि और शिवबोधि। तो ये 4 राजाओं के सिक्के मिले हैं आपके यहाँ से, ठीक है। तो आप सभी याद रखिएगा दोस्तों, जबलपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से। नेक्स्ट है, परमार वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन थे आपके इनमें से? परमार वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा में आपके देखें तो किसका नाम आता है आपके? करेक्ट है आप सभी का। परमार वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजाओं में अगर हम देखें तो राजा भोज का नाम आता है। किसका नाम आता है? राजा भोज का नाम आता है। मध्य प्रदेश का परमार वंश संस्थापक आपके देखिए कृष्णराज या उपेंद्र। वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं श्री हर्ष। और सर्वाधिक प्रतापी शासकों में जो नाम आता है वो आता है राजा भोज का। और इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों? प्रारंभिक राजधानी थी आपके धार। क्या थी आपके? धार थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजा भोज की जो भोजशाला है किसका केंद्र थी? योगाभ्यास का, चिकित्सा का, धनुर्विद्या का, संस्कृत अध्ययन का? राजा भोज की जो भोजशाला है किसका केंद्र थी? दोस्तों याद रखिएगा, ये आपके संस्कृत अध्ययन का केंद्र थी। राजा भोज द्वारा 1034 ईस्वी 1034 ईस्वी में मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला का निर्माण कराया था। और भोजशाला जो है संस्कृत अध्ययन और संगीत कला का एक प्रमुख केंद्र था आपके। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न कीजिएगा, नव शाह सांक चरित के रचयिता कौन है आपके दिए गए ऑप्शंस में से? नव शाह सांक चरित के रचयिता कौन है दिए गए ऑप्शंस में से? आप सभी याद रखिएगा दोस्तों, परिमल। इसके रचयिता कौन है? परिमल है आपके। परमार वंशी जो राजा थे सिंधुराज के जो दरबारी कवि थे पद्मगुप्त परिमल, इन्होंने ही नवशाह सांक चरित की रचना की थी। तो आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न कीजिएगा, महिष्मती नगर को किसने बसाया था? महिष्मती नगर को किसके द्वारा बसाया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, महिष्मती नामक जो नगर है इसकी स्थापना नर्मदा नदी के किनारे जो है वंश के राजा थे, है वंश के जो राजा थे महिष्मती के द्वारा अगर हम देखें तो इसे बसाया गया था आपके महिष्मती नगर को। तो आप सभी याद रखिएगा, है राजा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का दोस्तों अंतिम प्रश्न है कि सम्राट अशोक की पत्नी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सम्राट अशोक की पत्नी का जन्म जो है ना दोस्तों कहाँ पर हुआ था, ये आपसे सभी से पूछा गया, आप सभी ने अभी देखा। उनकी पत्नी का नाम क्या था? श्रीदेवी या महादेवी के नाम से अगर हम देखें तो ये जानी जाती थी। और ये विदिशा की एक व्यापारी की पुत्री थी आपकी। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ? विदिशा में हुआ था, ठीक है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, विदिशा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो कैसे लगे दोस्तों आज के हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है दोस्तों। अभी हम हिस्ट्री के क्वेश्चन ही करेंगे दोस्तों। अगर आप सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे वीडियो को आप सभी शेयर जरूर किया करिए और आप सभी लास्ट तक वीडियो को क्वेश्चन को जरूर देखिए। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके बताए जाते हैं और आप अपने सजेशन दे सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के एंड किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अगर आपका ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है आप सभी जरूर कहें। बाकी आपके लिए जो स्पेशल एमपी जीके की सीरीज जो चल रही है वो आपके लिए कंटिन्यू प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि 5000 प्लस क्वेश्चंस हम आपके करने वाले हैं। आप सभी
वीडियो को देखने के बाद लाइक एंड शेयर जरूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।